राज कुंद्रा से जुड़ी हुई बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के हाथ राज कुंद्रा के कई चैट लगे हैं जो ये बताते हैं कि कैसे कुंद्रा ने अश्लील फिल्मों को ऐप पर अपलोड करने के लिए प्लान बी तैयार कर रखा था। खबर है कि 18 नवंबर को गूगल प्ले ने राज कुंद्रा के हॉट शॉट्स मोबाइल ऐप को हटा दिया था, जिसका कुंद्रा को पहले से ही अंदाजा था। इसलिए कुंद्रा ने चैट में लिखा कि अब प्लान बी शुरू होता है। प्लान बी के तहत कुंद्रा ने एक दूसरा मोबाइल ऐप बॉली फ्रेम को शुरू करने की बात कही और एक चैट 10 नवंबर 2020 का है। इसमें एक न्यूज आर्टिकल शेयर किया गया है जिसके मुताबिक पॉर्न कंटेंट दिखाए जाने की वजह से 7 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को समन किया गया है। इस पर कुंद्रा का जवाब आता है, थैंक गॉड यू प्लान्ड बीएफ। मतलब ये कि कुंद्रा ने पहले ही बॉली फ्रेम का ऐप बना लिया था, जिस पर उमेश कामत कहते हैं कि फिलहाल कुछ वक्त के लिए बोल्ड कंटेंट को ओटीटी प्लेटफॉर्म से हटा लेते हैं। तो एक बार फिर से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। राज कुंद्रा से जुड़ी हुई न्यूज 18 के हाथ राज कुंद्रा के कई चैट्स लगे हैं जो बताते हैं कि ऐसे कुंद्रा ने अश्लील फिल्मों को ऐप पर अपलोड करने के लिए प्लान बी भी तैयार किया हुआ था। खबर है कि 18 नवंबर को गूगल प्ले ने राज कुंद्रा के हॉट शॉट्स मोबाइल ऐप को हटा दिया था, जिसका कुंद्रा को पहले से ही अंदाजा था और इसीलिए कुंद्रा ने चैट में लिखा कि अब प्लान बी शुरू होता है। प्लान बी के तहत कुंद्रा ने एक दूसरा मोबाइल ऐप वॉलीफ्रेम शुरू करने की बात कही। एक चैट 10 नवंबर 2020 का है। इसमें न्यूज आर्टिकल शेयर किया गया जिसके मुताबिक पॉर्न कंटेंट दिखाए जाने की वजह से 7 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को समन किया गया था। और इसी मामले में एक और बड़ी खबर आ रही है। न्यूज 18 के आशीष सिंह की खबर है, हॉट शॉट्स मोबाइल ऐप पर अश्लील फिल्में डालकर कुंद्रा रोजाना लाखों रुपए कमा रहे थे। न्यूज 18 के हाथ कुंद्रा के बैंक डिटेल्स लगे हैं जो ये बताते हैं कि एक दिन में हॉट शॉट्स पर अश्लील फिल्में दिखाकर कुंद्रा और उसकी कंपनी को 1 से 10 लाख रुपए की कमाई होती थी। तो लाखों का कारोबार, लाखों की कमाई का जरिया ये अश्लील फिल्में राज कुंद्रा के लिए थी और जो जानकारियां मिल रही हैं वो ये बता रही हैं कि किस तरह से उनके लिए एक बड़ा सोर्स ऑफ इनकम ये अश्लील फिल्में जिन्हें ऐप पर अपलोड करके वो कमा रहे थे बना हुआ था। राज कुंद्रा के साथ लगातार जो लोग जुड़े हुए हैं उनसे भी कई खुलासे हो रहे हैं और सबसे बड़ी बात तो ये कि राज कुंद्रा की चैट्स बता रही हैं कि किस तरह से उनका इन अश्लील फिल्मों के कंटेंट में इन्वॉल्वमेंट रहा है। राज कुंद्रा के साथ काम कर चुकी मॉडल गहना वशिष्ठ का पूरे मामले पर क्या कहना है, आइए सुनिए। मैंने राज के साथ 3 फिल्में की हैं। तीनों फिल्में इंटरनेट पे अवेलेबल है। वो तीनों फिल्में कोई भी पॉर्न की कैटेगरी में नहीं आती, कोई भी। हाँ, आई मीन इट। ना तो वो बहुत ज्यादा बोल्ड है कि जहाँ पे आपको मेरा कोई भी प्राइवेट पोर्शन दिखेगा। मुझे जो कहा गया था, जो पेमेंट दी गई है वही पेमेंट दी गई, वही स्क्रिप्ट पे काम हुआ, जो ट्रायल में कॉस्ट्यूम पहने थे मैंने वही पहना। तो जब मेरे साथ ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, मैं कैसे मान लूं कि बाकियों के साथ गलत हो रहा है। कुंद्रा जैसे बड़े आदमी को कैसे फंसा सकता है, मुझे बहुत बड़ा शॉक लगा। मुझे कंटिन्यूअसली मीडिया के बैक टू बैक कॉल्स आ रहे थे, मेरे लिए बहुत शॉकिंग था और बहुत टाइम लगा मुझे डाइजेस्ट करने में कि यार लोग किस हद तक गिर सकते हैं किसी को फंसाने के लिए, कि कुछ भी लगा देते हैं। नॉर्मल फिल्म्स है, एरोटिका है, नॉर्मल बोल्ड फिल्म्स है, उन्हें पॉर्न का नाम कोई कैसे दे सकता है किसी को फंसाने के लिए। फिर जो दूसरी लड़की का आप मुझसे कह रहे हैं एलिगेशन है, यार मैं 11 साल से फिल्म इंडस्ट्री में हूँ। मैंने साउथ की 27 फिल्में कर रखी हैं, 12 टीवी शोज कर रखे हैं और पता नहीं कितना काम कर रखा है। मुझसे तो आज तक किसी ने नहीं पूछा, मुझसे तो किसी ने नहीं कहा कि आप ऐसे न्यूड वीडियोस का ऑडिशन दीजिए, ये करिए वो करिए। ये हमेशा वही लड़कियां क्यों कंप्लेन करती है तो जीवन में कुछ नहीं कर पाती। ये वही लड़कियां क्यों बोलती है जो दूसरों को ग्रो करते देखती हैं और उंगली करने आ जाती हैं। ये दूसरी जगह, अच्छा ठीक है चलो मैं कहती हूँ जो भी तुम बोल रही हो अपनी जगह है, तुम दूसरी जगह क्यों नहीं काम करती हो? कौन हो तुम और तुम्हें कोई क्यों बोलेगा जब मुझे नहीं बोला? ऐसे पता नहीं कितने एक्टरों को मैं जानती हूँ कि राज की कंपनी ने अगर जो भी 25-30 से 50 फिल्में बनाई हैं उनमें से 50 एक्टर कुछ नहीं कह रहे, अचानक से एक लड़की आके बोलती उसको ऑडिशन के लिए बुलाया गया, बाकियों को क्यों नहीं बुलाया गया? और मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मौजूद इमारत की 15वीं मंजिल पर राज कुंद्रा का दफ्तर है। यह तस्वीर उस इमारत की मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने इसी दफ्तर पर छापा मारकर बड़ी मात्रा में विदेशी करेंसी बरामद की थी और इसके अलावा यहां से अश्लील वीडियो से जुड़े कई सामान भी जब्त किए थे। न्यूज 18 की टीम इस वक्त उस इमारत के सामने मौजूद है जिस इमारत में राज कुंद्रा का दफ्तर है।
मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि लोटस ग्रैंड्योर ये इमारत है और इसी इमारत के 15वें फ्लोर पर राज कुंद्रा का दफ्तर है। क्राइम ब्रांच के मुताबिक जब इस दफ्तर में छापेमारी की गई तब यहां से करीब बड़ी मात्रा में विदेशी करेंसी बरामद की गई है। सबसे अहम चीज ये ऑफिस इसलिए भी अहम है क्योंकि यहीं से जो जानकारी मिल रही है क्राइम ब्रांच के मुताबिक यहीं से वीडियो को शूट करने के बाद इसी ऑफिस में एडिट किया जाता था। इसी ऑफिस में वीडियो कॉलिंग के जरिए जो मॉडल्स हैं उनके न्यूड इंटरव्यू लिए जाते थे, ऑडिशन लिए जाते थे और यहीं से सब डिसाइड होता था। जानकारी के मुताबिक वीडियो जब यहाँ से एडिट हो जाता था, पूरी प्रक्रिया पूरी होने के बाद जो वीडियो है वो ई ट्रांसफर के जरिए यूके में भेजा जाता था। कैरिंग कंपनी जो कि राज कुंद्रा के जीजा की है उन्हें भेजा जाता था और फिर वहां से पब्लिश करने की प्रक्रिया वीडियो के शुरू होती थी। तो इस पूरे मामले में फिलहाल राज कुंद्रा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं क्योंकि क्राइम ब्रांच का कहना है कि उसके पास तमाम ऐसे साक्ष्य हैं जो ये बताते हैं कि जो राज कुंद्रा है वो जो है मुख्य साजिशकर्ता इस पूरे रैकेट का है। अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें ऐप पर अपलोड करने के आरोप में शिल्पा शेट्टी के पति और बिजनेसमैन राज कुंद्रा को कोर्ट ने 23 जुलाई तक के लिए पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। 2 दिन पहले मुंबई पुलिस ने कुंद्रा से 3-4 घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार किया। मुंबई पुलिस की जांच में राज कुंद्रा से जुड़ी कई अहम जानकारियां सामने आई है। जांच में यह भी पता चला है कि ब्रिटेन में रह रहा राज कुंद्रा का रिश्तेदार प्रदीप बख्शी कैमरिन नाम की एक कंपनी चलाता था, जबकि राज कुंद्रा का पूर्व पीए उमेश कामत भारत में इस कंपनी का कामकाज देखता था। पुलिस के मुताबिक ये कंपनी अश्लील फिल्मों के लिए कई एजेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट देती थी और उन्हें फंड मुहैया कराती थी। नए कलाकार होते हैं, स्पेशली महिला कलाकार जो होते हैं, इनको प्रलोभन दिया जाता है, इनको आमिष दिया जाता है कि आपको एक अच्छी वेब सीरीज़ हम दे सकते हैं या कोई शॉर्ट स्टोरीज में आपको हम अच्छा ब्रेक दे सकते हैं। ऐसे करके आप उनका ऑडिशन के लिए बुलाया जाता था या कुछ शॉट्स लिए जाते थे और इस शॉट्स में थोड़ा सा बोल्ड सीन करना पड़ेगा। वो बोल्ड का ट्रांसलेशन धीरे धीरे सेमी न्यूड और फिर फुल न्यूडिटी के तरफ वो पिक्चराइजेशंस जाते थे। इस हॉट शॉट्स पे ये जो भी कंटेंट क्रिएट किया जाता था, ये कंटेंट राज कुंद्रा और केंद्रीन की कंपनी खरीदती थी और उसको पब्लिश करती थी हॉट शॉट्स नाम के ऐप के जरिए। हालांकि ये कंपनी केंद्रीन और हॉट शॉट्स लंदन में रजिस्टर्ड है, लेकिन इसका पूरा कंटेंट क्रिएशन ये राज कुंद्रा इनके मुंबई स्थित ऑफिस से किया जाता था। सिंगर मीका सिंह और एक्ट्रेस निकिता रावल ने क्या कहा है, आइए आपको सुनवाते हैं। वेट करो भी क्या होगा, लेट्स सी, जो भी होगा अच्छा होगा। एंड मुझे इतना नॉलेज नहीं उनकी ऐप के बारे में। मैंने एक ऐप देखी थी, वो सिंपल ऐप थी, इतना कुछ था नहीं उसके अंदर। तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट। आई थिंक इज ए नाइस गाय राज कुंद्रा। देखते हैं क्या सच है क्या झूठ है, तो कोर्ट ही बता सकते हैं। अगर राज ने ये सब किया है और ऐसा है तो चाहे वो राज हो या चाहे कोई भी हो, उसको सज़ा तो मिलनी ही चाहिए। और आप देख रहे हो कि आजकल ना कि राज, बहुत सारे ऐसे कंटेंट है, बहुत सारे ऐसे OTT प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा ही ओपनली सब कुछ चल रहा है। तो ना कि राज, मुझे लगता है कि सब लोगों पे एक्शन लिया जाना चाहिए जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। और साथ ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं मुंबई के मड इलाके में मौजूद बंगले की। जो तस्वीर आप देख रहे हैं, राज कुंद्रा की डर्टी कंपनी के बैनर तले अश्लील फिल्मों की शूटिंग यहीं पर होती थी और इसी बंगले पर इस साल 4 फरवरी को क्राइम ब्रांच ने छापा मारा था और कईयों को रंगे हाथ गिरफ्तार किया था। आरोप है कि बंगले के मालिक को भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग करने के बाद कहकर किराए पर लिया जाता था और उसके बाद यहां पर अश्लील फिल्मों की शूटिंग की जाती थी। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के मड इलाके में, मड इलाके की उस जगह पर जहां पर राज कुंद्रा की कंपनी के बैनर तले अश्लील फिल्मों की शूटिंग बंगले में चलती थी। ये जो बंगला आपको दिख रहा है सामने, यहीं पर सारा खेल होता था। यहीं पर खेल के दौरान जो बंगले का मालिक है उसको ये बताया जाता था कि भोजपुरी फिल्मों की शूटिंग होनी है, साउथ फिल्मों की शूटिंग होनी है और इस बहाने के बाद जो है वहां पर अश्लील फिल्मों की शूटिंग इस बंगले में
चलती थी। सबसे अहम बात यह है कि जब क्राइम ब्रांच की टीम ने 4 फरवरी को यहाँ छापा मारा तो उस वक्त यहाँ पर बाकायदा फिल्मों की शूटिंग चल रही थी। राज कुंद्रा के तमाम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद थे, चाहे वो गहना वशिष्ठ हो, उमेश कामत हो, जिसको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। कॉन्ट्रैक्ट मिलने के बाद इसी तरह के बंगलों में, क्योंकि ये मठ का जो इलाका है ये मुंबई का जो शहरी क्षेत्र है वहाँ से काफ़ी अंदर है और इतना अंदर है कि यहाँ पर आने जाने के वालों को इसकी भनक तक नहीं लगती थी कि आखिर बंगले के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन जब क्राइम ब्रांच को टिप मिली, टिप मिलने के बाद छापा मारा गया, तब इस पूरे रैकेट का पर्दाफाश हुआ। और पॉर्न फिल्में बनाने और उन्हें ऐप पर अपलोड करने के आरोप में गिरफ्तार किए गए राज कुंद्रा पर कंगना रनौत ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री की तुलना गटर से की है। एक्टर कंगना रनौत ने अपने पोस्ट में लिखा, इसलिए मूवी इंडस्ट्री को गटर कहती हूँ। हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। अपनी अपकमिंग प्रोडक्शन फिल्म टीकू वेड्स शेरू में इस इंडस्ट्री की कई छिपी हुई बातों को मैं खोलने जा रही हूं। तो कंगना ने कुंद्रा पर निशाना साधा और साथ ही अपनी फिल्म का जिक्र करते हुए यह भी बता दिया कि उनकी जो आने वाली फिल्म है जिसमें वो इस इंडस्ट्री की कई बातों को सामने लाने वाली हैं, जिसका नाम भी उन्होंने लिखा फिल्म टीकू वेड्स शेरू में इस इंडस्ट्री की कई छिपी हुई बातों को वो सामने लाने वाली हैं। इस बात का जिक्र अपने पोस्ट में उन्होंने किया। पंजाब की खबर बड़ी, पंजाब कांग्रेस से संबंधित खबर ये कि न्यूज 18 के पंकज कपाही बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू शुक्रवार को सुबह 11 बजे पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष का पदभार संभालेंगे, जिसके लिए चंडीगढ़ में कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यक्रम रखा गया है। खबर है कि इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी न्योता भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर इस वक्त की खबर ये कि कार्यक्रम होगा शुक्रवार को चंडीगढ़ में कांग्रेस मुख्यालय पर कार्यक्रम होने जा रहा है। खबर है कि इस कार्यक्रम के लिए मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह को भी न्योता भेजा जाएगा। तो बड़ी खबर, और साथ ही जो तस्वीरें हैं ये तस्वीरें हैं स्वर्ण मंदिर की और दुर्गा मंदिर की, जहां पर मत्था टेकने के बाद बड़ी तादाद में समर्थक नवजोत सिंह सिद्धू के जुटे थे। हमारे साथ अरुण सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, शुक्रवार को सुबह 11 बजे सब कुछ अच्छा होने जा रहा है कि पंजाब कांग्रेस में? देखिए, पार्टी तो यही चाहती है, कांग्रेस चाहती है सब कुछ अच्छा हो जाए, लेकिन अच्छा होने के बाद बजाय और भी केस खराब होता चला जा रहा है। पहले सिर्फ यही था कि भाई दोनों के अंदर मनमुटाव है, उसके बाद ट्विटर पर खुलकर सामने आया और अध्यक्ष बनने के बाद तो स्थिति और भी खराब हो गई है। जब कैप्टन अमरिंदर सिंह उनको न बधाई देते हैं न उनसे मिलते हैं, बल्कि उनके एडवाइजर सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की शर्त रख देते हैं। अब मुश्किल ये है कि सिद्धू का जिस तरह से चरित्र है, क्या वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगेंगे, और अगर नहीं मांगेंगे तो क्या कैप्टन उनसे मिलेंगे, और अगर कैप्टन उनसे नहीं मिलेंगे तो पार्टी और सरकार दोनों के बीच 36 का अगर आंकड़ा होगा तो क्या संदेश मतदाताओं में जाएगा, क्या संदेश उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जाएगा? नेताओं को समझ नहीं आएगा कि कहां पर मत्था टेकना है, अमरिंदर सिंह के यहाँ या सिद्धू के यहाँ। कौन टिकट दिलाएगा, अमरिंदर सिंह या सिद्धू? तो ये बवाल जो है कांग्रेस का, ये घटने की बजाय और ज्यादा बढ़ता जा रहा है। और ये जो गड्डी में बैठने की होड़ लगी हुई है जिसकी संख्या भी 60 तक पहुंच गई है, उस पर भी मैं आगे आपसे बात करूंगी। इधर पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर ताजपोशी से पहले सिद्धू आज अपने समर्थकों के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंचे। न्यूज 18 के चमन पलानिया की खबर है कि सिद्धू के साथ पंजाब कांग्रेस के 60 विधायक भी मौजूद रहे, जिनमें 3 कैबिनेट मंत्री भी शामिल रहे। सिद्धू ने विधायकों को स्वर्ण मंदिर जाने के लिए बुलावा भेजा था। विधायकों के अलावा कई जिला अध्यक्ष, निगम और बोर्डों के चेयरमैन सिद्धू के साथ नजर आए। तो तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं स्वर्ण मंदिर की। सिद्धू के ये स्पेशल जो 60 हैं, ये जबरदस्त करिश्मा क्या करने वाले हैं, या फिर बहुत कुछ अच्छा अमरिंदर के लिए अभी भी बचा हुआ है? तमाम उहापोह के बीच सुबह 11 बजे शुक्रवार के दिन को तय कर दिया गया है जब जबरदस्त स्वागत होने जा रहा है नवजोत सिंह सिद्धू का। हमारे साथ अरुण सिंह हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। अरुण, सिद्धू के स्पेशल 60 अमरिंदर के लिए कितने नुकसानदायक हैं? देखिए, जो सिद्धू के साथ विधायक आज गए हैं, कोई जरूरी नहीं कि वो सिद्धू के समर्थक ही हों। अगर कैप्टन अमरिंदर सिंह कल बुलाएंगे तो हो सकता है उनके यहाँ भी इनमें से ज्यादातर विधायक चले जाएं। तो अभी इन विधायकों को लेकर के ये कह देना कि ये सारे विधायक सिद्धू के समर्थक हो गए और सिद्धू ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को एक तरह से पहले राउंड में हरा दिया है, ये सही नहीं होगा। थोड़ा और हमें इंतजार करना चाहिए कैप्टन का अगला रुख क्या होता है। कैप्टन क्या लंच देते हैं, डिनर देते हैं, या अपने समर्थकों की बैठक बुलाते हैं, और तभी यह स्पष्ट हो पाएगा कि उनके पास कितने विधायक पहुंचे। क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब भी कह रही कि मुख्यमंत्री वही है, बहुमत उनके पास है,
सिद्धू को चूंकि अध्यक्ष आला कमान ने बना दिया, इसलिए उसका सम्मान करते हुए जो एमएलएज हैं या पार्टी के नेता हैं वो उनके पास जा रहे हैं, मिल रहे हैं। एक प्रोटोकॉल होता है, लेकिन ये कह देना कि जो है अमरिंदर सिंह एक तरह से विधायकों की संख्या को लेकर अल्पमत में है और सिद्धू के पास ज्यादा विधायक हो गए हैं, ये अभी सही नहीं होगा। पार्टी कह रही है कि दोनों को मनाने की कोशिश जारी है। पार्टी ने ही सारे विधायकों से कहा था या सारे कार्यकर्ताओं से कहा था कि उन्हें अध्यक्ष का स्वागत करें, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के मुखालफत में बात कही गई थी। अध्यक्ष का स्वागत होना चाहिए और मुख्यमंत्री का सम्मान होना चाहिए। ठीक है, आप हमारे साथ आगे भी जुड़िएगा। फिलहाल शुक्रिया। इधर स्वर्ण मंदिर में समर्थकों की जो भीड़ लगी उसकी भी तस्वीरें दिखाना जरूरी है और साथ ही दुर्गा मंदिर की तस्वीरें भी दिखाना जरूरी है। वहां पर स्वर्ण मंदिर की तस्वीर देखिए, मत्था टेकने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसर के ही दुर्गियानिया मंदिर पहुंचे और यहां पर भी उनके समर्थकों की जबरदस्त भीड़ थे। पुरोहित ने उनके गले में ये पटका डाला और इसके बाद देखिए किस तरह से भीड़ के बीच फोटो सेशन भी चलता रहा। देवी दुर्गा की भी पूजा की उन्होंने। कहते हैं कि जिस पर देवी दुर्गा का आशीर्वाद हो जाता है उसके ऊपर आने वाली सभी आपदाएं खत्म हो जाती हैं। तो यहां पहुंचना और उससे पहले स्वर्ण मंदिर जाना, ये पूरी तरह से अब नवजोत सिंह सिद्धू के लिए आने वाले दिनों में पंजाब कांग्रेस में एक स्वीकार्यता वाली भूमिका नजर आएगी। इस पर अभी भी संशय है। लगातार हमारे सहयोगी बता रहे हैं जिस तरह का घटनाक्रम पल पल बदल रहा है। बोलांगा बाहर माता दी जोत दे उत्ते खड़ के उस जोत नाल एक होके अरदास कीती है कि पंजाब दे कल्याण च मेरा कल्याण निहित कर। वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह की नाराजगी की खबरों के बीच मुख्यमंत्री के मीडिया सलाहकार का एक ट्वीट सामने आया है जिनमें उन्होंने कहा कि अमरिंदर सिंह से मिलने के लिए नवजोत सिंह के समय मांगने वाली खबरें झूठी हैं। अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन टुकराल ने एक ट्वीट करके कहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने अमरिंदर सिंह से मिलने का कोई समय नहीं मांगा है। उन्होंने अपने ट्वीट में आगे लिखा कि नवजोत सिंह सिद्धू की अमरिंदर सिंह से तब तक मुलाकात नहीं हो सकती जब तक वो कैप्टन को लेकर दिए गए बयानों पर सार्वजनिक रूप से माफी नहीं मांग लेते। और नवजोत सिंह सिद्धू के माफी के मुद्दे पर पंजाब कांग्रेस के विधायक क्या कह रहे हैं, यह भी सुनना जरूरी हो जाता है। माफी किस काम दी? माफी मेरे कहने का मतलब पब्लिक इशू नहीं हैगे। मैं तो फिर इत्थों तक भी किया सीगा भी कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं क्योंकि असी इशूज नहीं सॉल्व कीते ते कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं पंजाब दे लोकां कोलों माफी मंगनी चाहिए। प्रताप सिंह बाजवे ने जिन्ने इन्ना कुछ बोले दे खिलाफ, जेड़े जेड़े इन्हां दे खिलाफ बोले ने उन्हां ने किहड़ियां माफियां मंगियां? ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महाराज साहब नूं अपना दिल दरिया दिखा के सिद्धू नूं गले लाना चाहिए। कांग्रेस का प्रधान आ नवजोत सिद्धू नहीं रहा, हुण ये कांग्रेस का प्रधान आ। कांग्रेस के प्रधान क्यों माफी मांगोगा? और पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा है, सुनिए। Everything will be settled. You don't worry about it. In Punjab situation, everything will be settled. Both are our leaders. Everything will be smoother. दोनों हमारे नेता है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन मनमुटाव की खबरें तो अभी भी लगातार आ रही हैं। पंजाब कांग्रेस में जारी हलचल पर कांग्रेस नेता जसबीर सिंह गिल का क्या कहना है, सुनिए। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह जी एक स्टेट्समैन है, एक फादरली फिगर है और मेरी ये रिक्वेस्ट भी है और मेरी बेनती भी है, एक सलाह भी है नवजोत सिंह सिद्धू जी से कि उनका ये दायित्व बनता है कि वो सीएम साहब से साथ बात करें, पहल करें, उनको साथ लेके चले। तो कुछ नेता ऐसा है जो मान रहे हैं कि अभी भी सब दोनों ही नेताओं को साथ लेकर चलने की आवश्यकता है, क्योंकि विधानसभा चुनाव के मुहाने पर कांग्रेस पार्टी इस वक्त पंजाब में खड़ी हुई है और ऐसे में जिस तरह के मनमुटाव की खबरें आ रही हैं, ऐसे में पार्टी का जो सबसे नीचे स्तर का कार्यकर्ता है उसको काफी ज्यादा उसका मोराल डाउन हो रहा होगा और ऐसे में इस मनमुटाव का असर जनता पर भी हो सकता है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, पुणे एटीएम धमाके में आईडी का शक होने की जानकारी आ रही है। एटीएस को इलाके में लगातार जो जानकारियां आ रही हैं उसके तहत एटीएस ने सैंपल जांच के लिए भेजे हैं और इसमें आईडी धमाके की जानकारी आ रही है। खबर हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता दे रहे हैं, न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की खबर है। धमाके से उड़ गए थे एटीएम के परखच्चे और इस मामले में इन्वेस्टिगेशन में तथ्य सामने आए हैं।
आईडी का शक होने की बात कही जा रही है पूरे धमाके में। एटीएस को धमाके में आईडी इस्तेमाल होने की जानकारी मिल रही है। एटीएस ने ही उसके सैंपल्स भेजे हैं ताकि बात को कंफर्म किया जा सके। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता की खबर है, जिसके मुताबिक पुणे में जो एटीएम में ब्लास्ट हुआ था उसमें आईडी धमाके की आशंका जताई जा रही है और इस आईडी धमाके की आशंका के मद्देनजर उसके सैंपल्स जांच के लिए भेजे गए हैं ताकि एक कंफर्मेशन मिल पाए और फिर इन्वेस्टिगेशन को अगले पड़ाव तक पहुंचाया जाए। न्यूज़ 18 के विवेक गुप्ता के जरिए यह खबर सामने आ रही है। पुणे एटीएम धमाके में आईडी का शक होने की जानकारी मिल रही है और ये तस्वीरें भी आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं जिसमें लगातार जानकारियां आगे एटीएस को मिल रही है। एटीएस ने सैंपल्स को भेजा है जांच के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन हो उसके लिए उस रिपोर्ट का आना जरूरी है, लेकिन जो इनिशियली रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें आईडी से धमाके की आशंका जताई जा रही है और इस आईडी धमाके के मद्देनजर जांच के लिए अब आगे इन सैंपल्स को भेजा गया है। विवेक गुप्ता हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। विवेक, फिलहाल ये आईडी के शक होने की वजह क्या है और इसके सैंपल्स की जो रिपोर्ट है वो कब तक आएगी? देखिए बेटी, आपको बताना चाहेंगे कि पुणे से सटे पिंपरी चिंचवड़ में रात 3 बजे एक एटीएम में एक बम धमाका हुआ है और बम धमाका करने के बाद जो एटीएम में रखे लाखों रुपए थे वो लुटेरे लेकर फरार हो चुके हैं। जब पुलिस और एजेंसीज वहां पे पहुंची तो जब उन्होंने देखा कि मौके पर ये ब्लास्ट जैसा सीन है, उसके बाद बॉम्ब स्क्वाड को बुलाया गया और जो शुरुआती जांच जो आशंका लग रही है कि इस पूरे मामले में जो आरोपी हैं उन्होंने बाकायदा आईडी का इस्तेमाल किया गया है और आईडी इस्तेमाल करने के बाद जो ब्लास्ट किया गया है, ब्लास्ट करने के बाद जो उसमें रुपए थे उसे लेकर फरार हो गए हैं। आईडी का इस्तेमाल का आतंकी संगठन करती है, इसलिए अब इस पूरे मामले में एटीएस यानी एंटी टेरर स्क्वाड भी जांच कर रही है पैरेलली और ये जानने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार इसमें कौन लोग थे, कितने लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इसी तरीके की वारदात पुणे ग्रामीण में भी हुई थी रविवार के दिन, तो उसमें सीसीटीवी में भी साफ तौर पे दिख रहे हैं कि किस तरीके से जो आरोपी हैं वो एटीएम बैंक में आईडी जो बम है उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। वहां पर भी ब्लास्ट हुए थे लेकिन एटीएम से पैसा वहां पर लूट नहीं हुई थी। लेकिन जो पुणे पिंपरी चिंचवड़ में जो मामला आया है वो काफी ज्यादा संगीन है। ब्लास्ट इस कदर था, हाई इंटेंसिटी का ब्लास्ट था कि जो एटीएम के आसपास जो दीवार थे, जो गेट थे, उसके पूरे परखच्चे उड़ गए, जो एटीएम मशीन थी उसके पूरे परखच्चे उड़ गए। इसी के बाद अब एटीएस इन्वॉल्व हो गई है, तमाम एजेंसीज अब जांच कर रही हैं। शुक्रिया। और अब बात ऑक्सीजन पर मचे सियासी घमासान की। राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में केंद्र सरकार ने बयान दिया है कि ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई और इसके लिए केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट को ही आधार बताया। केंद्र सरकार के मुताबिक राज्य सरकारों की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट में कहा गया था कि ऑक्सीजन से मौत होने का जिक्र नहीं था और इस पर सियासी वार पलटवार भी शुरू हो गया है। तो इस सियासी पलटवार के बीच ये खबर सरकार की तरफ से सामने आ रही है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से कोई मौत का मामला नहीं है और ये राज्य सरकारों की तरफ से भेजी गई रिपोर्ट के आधार पर ही केंद्र सरकार ने रिपोर्ट भेजी है। प्रधानमंत्री ने भी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और हम सब ने एक बात बड़े स्पष्टता के साथ कही है कि महामारी को लेकर, पेंडेमिक को लेकर किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत को एकजुट होकर महामारी के खिलाफ लड़ना चाहिए और भारत ने एकजुट होकर महामारी के खिलाफ लड़ाई लड़ी भी है। मगर कल जिस प्रकार से सदन में एक प्रश्न उत्तर को लेकर राजनीति की गई है, ऑक्सीजन के शॉर्टेज और उसके कारण हुए मृत्यु को लेकर, यह बहुत ही अफसोसजनक विषय है। क्या सोचते होंगे वो परिवार जिनके परिवारजन हमें छोड़कर चले गए कि ये नेता इतने बड़े लोकतंत्र के मंदिर में बैठते हैं किंतु फिर भी ये इस प्रकार की बातें करते हैं। इनमें संवेदनशीलता की इतनी शॉर्टेज है। जिनका क्राइसिस था देश में और कल जब देश की संसद में सवाल उठा तो केंद्र सरकार ने बहुत ही बेशर्मी से देश की संसद में एक सफेद झूठ बोला कि पूरे देश में ऑक्सीजन से कोई मौत नहीं हुई है। केंद्र सरकार को यह सोचना चाहिए कि अप्रैल के लास्ट वीक में 15 अप्रैल के बाद से 15 अप्रैल से 5 या 10 मई तक के बीच में जो देश में हालात थे उसमें ऑक्सीजन का मिसमैनेजमेंट केंद्र सरकार की ओर से हुआ था और केंद्र सरकार के ऑक्सीजन मिसमैनेजमेंट की वजह से देश में हॉस्पिटल्स में त्राही मची थी और कोई बड़ी वजह नहीं है कि बहुत सारी जानें उस दौरान ऑक्सीजन की कमी की वजह से पूरे देश में गई थी।
साथ ही राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ की सरकारों ने भी केंद्र सरकार के बयान पर सवाल खड़े किए। हमारी हालत खराब थी, कभी फोन आ रहा था 2 घंटे की ऑक्सीजन रह गई, नहीं तो सैकड़ों लोग भर्ती है मर जाएंगे, कहीं 4 घंटे की ऑक्सीजन की कमी के टेलीफोन आ रहे थे, कहीं 6 घंटे की। हमारे को जरूरत थी 615 मैट्रिक टन की और हमें मिल रही थी 415 मैट्रिक टन। ये तो जिस ढंग का मैनेजमेंट हुआ कि कोई बड़ी दुर्घटना नहीं हुई, वरना कर्नाटक में, गोवा में और राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौत हुई है। ये इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण क्या बात है। इसके दिल्ली के मुख्यमंत्री ऑक्सीजन से ना मिलने को लेकर मौतें हो रही हैं इस तरह का ट्वीट कर रहे थे। देश ने देखा गुजरात में ऑक्सीजन ना मिलने से लोगों की मौतें हुई, कई लाशें वहाँ नजर आईं। हमें लगता है कि केंद्र सरकार गंभीर नहीं है और राज्यों ने सच्चाई छुपाई है। हम तो चाहते हैं कि केंद्र सरकार इसकी जांच कराए। उनके पास क्या जानकारियां थीं, क्या सोर्स थे जानकारी के, ये वही बता पाएंगे। जो मैंने हल्का सा एक जगह ट्वीट देखा था, उनका ये कहना था राज्यों से जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पे हमने ये बयान दिया है। ये कम से कम उन्होंने ये तो स्वीकार कर लिया कि ये स्वास्थ्य राज्यों का विषय है। जहाँ तक छत्तीसगढ़ का सवाल है, ये सही है कि ऑक्सीजन से रिपोर्टेड कमी के चलते रिपोर्टेड डेथ्स नहीं है, हम सरप्लस स्टेट रहे और प्रबंधन में कहीं ना कहीं लास्ट मिनट में कोई कहीं बैकअप कैसा था क्या नहीं था, 2-4 मिनट का भी ऑफ हुआ हो, वरना ऑक्सीजन की कमी से डेथ छत्तीसगढ़ में रिकॉर्डेड नहीं है। ये तो सही है। ऑक्सीजन की कमी नहीं होना ये तो संभव नहीं है कि ऑक्सीजन की कमी कुछ राज्यों को एक जैसी स्थिति सबकी नहीं थी। तो अलग अलग राज्यों की तरफ से क्या क्या स्टेटमेंट दिए गए हैं और इस पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने क्या कहा है, अब वो सुनिए आप। कोविड में आपका फेलियोर मोनुमेंटल फेलियोर है। কোভিডে মনুমেন্টাল ফেলিওর হয়েছে আপনাদের জন্য 4 লক্ষ লোক মারা গেছে। और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है और लिखा है, ऑक्सीजन की कमी से कोई मौत नहीं हुई। केंद्र सरकार मौत इसलिए हुई क्योंकि महामारी वाले साल में सरकार ने ऑक्सीजन निर्यात 700% तक बढ़ा दिया, क्योंकि सरकार ने ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट करने वाले टैंकरों की व्यवस्था नहीं की। एम्पावर्ड ग्रुप और संसदीय समिति की सलाह को नजरअंदाज कर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने का कोई इंतजाम नहीं किया। अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने में कोई सक्रियता नहीं दिखाई। और राज्य के जवाब पर बीजेपी नेता शिव प्रताप शुक्ला ने क्या कहा है, सुनिए। जिम्मेदारी रजिस्ट्रेशन की राज्यों की होती है, केंद्र की नहीं होती है। लेकिन विपक्ष ये तय करके अगर बैठ जाए कि नहीं, हम केवल माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को आरोपित करेंगे, उसका जवाब किसी के पास नहीं है। इनसे सर्टिफिकेट लेने की हमें कोई आवश्यकता नहीं है। प्रबंधन राज्यों का था, इसके लिए राज्यों से बात करनी चाहिए। इसमें कहीं भी केंद्र का कोई भी दोष नहीं है। और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज यूपी, दिल्ली और गुजरात समेत कई राज्यों में वर्चुअल रैली की। शहीद दिवस पर की गई इस रैली से ममता ने बंगाल में जाहिर कर दिया है कि दिल्ली को लेकर उनका क्या प्लान आने वाले दिनों में दिखेगा। उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए विपक्ष से एकजुट होने की अपील किया। यही नहीं, उन्होंने 16 अगस्त को खेला दिवस के तौर पर मनाने का भी ऐलान किया है। आज हॉट स्टेट को मैं विनती करने चाहूंगी, हॉल लीडर लोगों को, जाइए, आपको पार्टी को समझाइए, सब एक साथ में काम करने के लिए एक फंड बनाइए और एक फंड से अभी से प्लानिंग कीजिए। नेक्स्ट वीक में हम भी दिल्ली में जाने वाला हो 2-3 दिन के लिए, कि पार्लियामेंट जब चलते हैं सबको साथ भेंट होता है, इसी के लिए हम बराबर करते हैं। 2 साल से मैंने भी नहीं जा पाया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट द इम्पोर्टेंट अपोजिशन लीडर्स। अगर ये टाइम में शरद जी आप है, आप उधर में चिदम्बरम जी सब वगैरह वगैरह सब है, आप लोग सोच लीजिए। अगर आप लोग एक मीटिंग बुला सकता है तो वी कैन अटेंड 26 और 27 और 27, 28, 29, ये 3 दिन में अगर आप एक मीटिंग कर सकता है तो हम लोग एटलीस्ट वी कैन सिट टुगेदर, एटलीस्ट वी कैन टॉक।